ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर आज दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही बाधित रही, लेकिन इसके बाद सदन में खेल जगत से जुड़े और आयकर सहित कराधान क्षेत्र से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। इन विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उन्हें एसआईआर मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया था। उस सदन की बैठक जब पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई, तब उपसभापति हरिवंश ने बताया कि नियम 267 के अंतर्गत कार्यवाही स्थगित कर 4 विषयों पर चर्चा करने के लिए मिले सभी 21 नोटिस उन्होंने अस्वीकार कर दिए हैं। ये नियम कार्यसूची के नियत कामकाज को स्थगित कर नोटिस में उठाए गए मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देता है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण उपसभापति ने सवा 11 बजे बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए दावा किया कि सरकार एसआईआर मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं होने दे रही है, जो संविधान के विरुद्ध है। आसन की अनुमति के बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष की चर्चा में कोई रुचि नहीं है और वो व्यवधान उत्पन्न कर प्रजातंत्र और संसद को बंधक बनाना चाहता है। खड़गे के व्यवस्था के प्रश्न को पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्रा द्वारा खारिज करने के बाद कांग्रेस और अन्य कई विपक्षी दल के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद सदन में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 तथा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा कर उसे पारित किया गया। चर्चा के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे। चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि खेल क्षेत्र में निजी उपलब्धियां अधिक हैं और सामूहिक उपलब्धियों पर जोर दिया जाना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के नरहरि अमीन, भुवनेश्वर कलिता, धनंजय भीमराव महादिक, माया नरोलिया, केसरीदेव सिंह झाला, परमार सालम सिंह, धर्मशिला गुप्ता, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी आला, मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू, तेलुगु देशम पार्टी के साना सतीश बाबू, वीआरएस के रविचंद्र वदिराजू ने दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए खेल के महत्व पर जोर दिया। सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी निखारने की जरूरत पर बल दिया। मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने कहा कि खेल देश के युवाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने डोपिंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने की मांग की। चर्चा में भाग लेते हुए मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने दोनों विधेयकों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ऐसे कानून की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि खेल निकाय से जुड़े विधेयक मानो सपनों जैसे हैं। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने खेलों का बजट दोगुना करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उसकी बेहतरीन नीतियों का ही नतीजा है कि 2014 के बाद से अब तक खेलों को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ है। दोनों विधेयकों पर हुई संयुक्त चर्चा का जवाब देते हुए युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इन विधेयकों के कानून का रूप लेने के बाद खेल के मैदान से गौरव हासिल करने के देश का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि अभी दुनिया के सिर्फ 20 देशों में ही खेल कानून है और इन विधेयकों के कानून बनने पर भारत इस मामले में 21वां देश होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक देश में पारदर्शी, जवाबदेह और विश्व स्तरीय खेल वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक से देश की महिलाओं और एथलीट का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खेल फेडरेशन से जुड़े करीब 350 मामले अदालतों में लंबित हैं और ऐसे मामलों से खेल निकाय का कामकाज प्रभावित होता है और इसका प्रभाव खिलाड़ियों पर पड़ता है। मंत्री ने कहा कि खेल निकाय से जुड़े मामलों के समाधान के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल निकायों में सुचारू और पारदर्शी चुनाव के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने चुनाव कराने का अनुभव होगा। उन्होंने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पर अपने जवाब में कहा कि विश्व डोपिंग रोधी ने जिन सुधारों के सुझाव दिए हैं उन्हें शामिल किया गया है ताकि देश में डोपिंग में कमी आए और पारदर्शिता और स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी काम कर सके। खेल मंत्री के जवाब के बाद सदन ने दोनों विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
इसके बाद सदन में आयकर विधेयक 2025 और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त चर्चा कर इसे लोकसभा को लौटा दिया गया, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इन दोनों विधेयकों के प्रावधान से देश में कराधान प्रणाली को सरल बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि दोनों विधेयकों पर चर्चा कराए जाने के दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि आयकर विधेयक को सरकार दोबारा लेकर आई है और इसमें प्रवर समिति के लगभग सारे सुझावों को शामिल कर लिया गया है। नया विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा, जिसमें पिछले कुछ सालों में कई संशोधन किए गए थे। नया विधेयक वर्तमान अधिनियम के मूल कर प्रावधानों को बरकरार रखता है और इसमें मुख्य रूप से भाषा को सरल बनाकर अनावश्यक प्रावधान को हटा दिया गया है। इससे पहले दोनों विधेयकों पर हुई संयुक्त चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के नरेश बंसल ने कहा कि नया कानून 2047 की चुनौतियों का सामना करने के लिए रोड मैप होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि मौजूदा आयकर कानून काफी जटिल है, लेकिन नए कानून को सरल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जिनमें आयकर देने वाले लोगों की संख्या का काफी कम होना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में और यहां तक कि ब्रिक्स देशों में भी आयकर देने वाले लोगों की संख्या भारत की अपेक्षा अधिक है। जनता दल यूनाइटेड सदस्य संजय कुमार झा ने कहा कि कानून की भाषा सरल बनाई गई है और अप्रासंगिक प्रावधानों को हटा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने विधेयक को ऐतिहासिक सुधार बताया और कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। टीएमसी एम सदस्य जीके वासन ने भी विधेयक का स्वागत किया और कहा कि कर व्यवस्था में सुधार किया गया है और समय पर रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों को भी आयकर रिफंड का दावा करने का मौका दिया गया है। भाजपा के भगवत कराड और महेंद्र भट्ट तथा तेलुगु देशम पार्टी के मस्थान राव यादव वीड़ा ने भी विधेयक का समर्थन किया। विधेयक पारित होने के बाद सदन की बैठक सोमवार 18 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के मोहम्मद आजाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूर कर 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और एक कानूनविद शामिल हैं। श्री बिरला ने लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सदन को अवगत कराते हुए कहा कि इस समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति से जांच रिपोर्ट मिलने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। उन्होंने समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा से पहले कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्मा को उनके कदाचार के लिए हटाने का प्रस्ताव मिला था। न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके कार्यकाल से संबंधित शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया गया। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। श्री ओम बिरला ने न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में कार्रवाई का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इस मामले से जुड़े तथ्य जो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय में एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। लोकसभा ने खान आवंटन खनन क्षेत्र का लाभ आम लोगों को दिलाने तथा इसमें पारदर्शी लाने वाले खान और खनिज विकास और नियमन संशोधन विधेयक 2025 को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक सदन में पारित होने के लिए पेश करते हुए कहा कि देश में रोजगार बढ़े और आदिवासियों तथा खनन क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए विधेयक में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। उनका कहना था कि मोदी सरकार के आने से पहले मामूली हस्ताक्षर कर खदान का आवंटन हो जाता था। माफिया खदानों पर कब्जा किया करते थे, इसलिए 104 खदानों के आवंटन को
भ्रष्टाचार के कारण उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था, लेकिन अब स्थिति में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहले खनन क्षेत्र में राजनीति से जुड़े लोगों का ही दबदबा रहता था और इस क्षेत्र में लूट मची रहती थी, लेकिन आज इस क्षेत्र में विकास हो रहा है और विकास का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। हंगामा कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को आम लोगों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की मालविका देवी ने कहा कि पहले सरकार अनैतिक रूप से खदानों के आवंटन कर रही थी, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए इस कानून को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे वंचितों को फायदा होगा। चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस के सीएम गुरुमूर्ति मड्डिला तथा तेलुगु देशम पार्टी के जी लक्ष्मी नारायण ने भी हिस्सा लिया। खान और खनिज विकास और नियमन संशोधन विधेयक 2025 पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हंगामे के बीच हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष ने जिस प्रकार आसन की तरफ कागज फाड़कर फेंका है, हम उसकी निंदा करते हैं। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं और तरीके से विरोध करते थे, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब भी वक्त है, चर्चा करें और अपनी बात रखें। पीठासीन अधिकारी ने कांग्रेस के उपनेता पर सदस्यों को उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उपनेता ने उकसाकर कागज फाड़ने के लिए इशारा किया। उपनेता का व्यवहार सही नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के शोरगुल के बीच भारतीय पत्तन विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि समुद्री परिवहन में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति होने के साथ ही इस क्षेत्र की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका परिलक्षित हुई है। इस दौरान पोत परिवहन की क्षमताओं का विस्तार हुआ है। पोतों का आवागमन तेज गति से होने लगा है और माल ढोने उतारने में पहले की तुलना में लगभग आधा समय लगता है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक काल की व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी और ये विधेयक इस क्षेत्र की अनेक चुनौतियों का उत्तर साबित होगा। पोत परिवहन के आधुनिक होने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके बाद पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल की अनुमति से सोनोवाल ने विधेयक पारित करने का प्रस्ताव रखा, जो ध्वनि मत से पारित हो गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में कृषि और कल्याण विभाग में ऋण माफी की कोई योजना संचालित नहीं है। यद्यपि किसानों को उनकी वित्तीय कमजोरियों को व्यवस्थित तरीके से दूर करने के लिए पीएम किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और संशोधित ब्याज मुक्त अनुदान योजना जैसी अन्य योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की है और ऊर्जावान एमएसआई क्षेत्र प्रौद्योगिकी उपलब्धता की गुणवत्ता उत्पादकता भी है। इसके अलावा भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए विजन को ध्यान में रखते हुए भारत की विनिर्माण क्षमताओं निर्यात को बढ़ाने हेतु 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों की शुरूआत की गई है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा बकरी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन अभियान नामक कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता। हालांकि विभाग राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता के जरिए बकरी प्रजनन फर्मों की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान कर रहा है। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।